हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के, दिस इज लेक्चर नंबर 10। ऑलरेडी 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज PBR322, जिसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। एक डायग्राम भी है, उसे भी हम समझेंगे डिटेल में। इसे हम इंजीनियर्ड वेक्टर कहते हैं। किस तरह से साइंटिस्ट्स के द्वारा ये वेक्टर बनाया गया था, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद हैं, कहाँ से वो जीन लिए गए थे, क्या उनका मकसद है, और किस तरह से हम इस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एक एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे। राइट। आप स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, आपको एक सर्कल दिख रहा है। उस सर्कल में अलग अलग जगहों पे ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। क्या मतलब है इनका, वो भी हम जानेंगे। व्हाट डज दिस ORI स्टैंड्स फॉर? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ROP रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, और ROM भी कह देते हैं, RNA1 मॉड्यूलेटर। ORI का और ROP का काम क्या है वो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूं, जब हमने इन जनरल प्लाज्मिड के बारे में जाना था। यू कैन सी AMPR, इसका क्या मतलब है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। TETR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं। क्यों ये जीन इसमें डाले गए, मकसद क्या है, समझेंगे। यू कैन सी SAL1, BAMH1। तो याद कीजिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस जो एंजाइम्स हैं, उनका हम नॉमेनक्लेचर, उनका नाम किस तरह से करते हैं। जैसे इको R1 अगर मैं कहूं, इश्चेरिचिया कोलाई स्ट्रेन R एंड देन 1, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट्स हैं। यहां पे कुल मिलाकर के कितनी साइट्स आपको दिख पा रही हैं अगर हम काउंट करें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या इस प्लाज्मिड में केवल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं? नहीं, इससे कहीं ज्यादा हैं। एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में केवल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिखाई। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल इन्हीं एंजाइम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। पढ़ेंगे डिटेल में। राइट। जरूरत क्यों पड़ी हमें इस PBR322 को बनाने की, वैज्ञानिकों ने क्यों बनाया, इससे पहले जो प्लाज्मिड्स मौजूद थे उनमें क्या लिमिटेशंस थी, वो भी समझेंगे। और इस प्लाज्मिड को यूज करने पर भी क्या लिमिटेशंस हो जाती हैं, ताकि फिर हमें और नए प्लाज्मिड्स की जरूरत पड़ी, जैसे PUC18, PUC19, वो भी समझेंगे हम। ठीक है जी। सो PBR322 मतलब क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, बॉलीवर रॉडरिज वैज्ञानिकों का नाम है। 322 refers to that lab code, the experiment number. The most important cloning vector, foundation of modern biotechnology कह सकते हैं आप इसे। साइज क्या है? छोटे साइज का है, 4.36 kb. So it's easy to manipulate, right? The size is mentioned here. प्लाज्मिड में ये भी जरूरी हो जाता है कि भाई, बिकॉज आपको जब उसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना है तो साइज भी मैटर कर जाएगा, और किस तरह के जीन को आप उस प्लाज्मिड में डाल रहे हैं, अल्टीमेटली तो हमने यही करना है ना। प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर है, एक व्हीकल है, जो हमारा ये काम करेगा कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने में बिठा करके, अपने साथ मिला करके वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में ले जाएगा। राइट। दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं इसमें। सिलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से हैं? दो, अगर आप गहराई से देखें। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये जो पिंक कलर से हमने ऐसे दिखा दिया है, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब हो जाता है कि आपका प्लाज्मिड आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के वो पहुंचेगा। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाए। भाई, अब हमें पहचानना भी तो पड़ेगा ना कि प्लाज्मिड गया भी है होस्ट ऑर्गेनिज्म में या नहीं। ये आपको नेकेड आई से दिख तो जाएगा नहीं ऐसे, अगर आप इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो फिर कोई जरिया, कोई तरीका होना चाहिए ये पहचान लेने का कि हमारा प्लाज्मिड जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म में चला गया है और होस्ट ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो गया है, राइट। तो उसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं कि हम देखेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है उस होस्ट में या नहीं प्लाज्मिड डलने के बाद, या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है या नहीं जब प्लाज्मिड होस्ट में पहुंचा है। ओके, सो दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं इसमें। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, MCS, मतलब बहुत सारे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यहाँ पे साइट्स मौजूद हैं। रिकॉग्निशन साइट आपको याद होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस पहचानते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, तो वो इस प्लाज्मिड में मौजूद हैं। EcoR1 के लिए, BAM-H1, SAL1, मैं सबके नाम बताऊंगा कि फुल फॉर्म्स क्या हैं। It's widely used in recombinant DNA technology. It's ideal for gene cloning and expression studies. ठीक है जी, चलो एक बार गौर से हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या हम इसे याद कर सकते हैं। कॉपी पेन लीजिएगा, कागज लीजिएगा, आप ऐसे करके एक सर्कल बनाइए, डबल सर्कल। है क्या एक्चुअल में? भाई ये डीएनए का स्ट्रैंड ही तो है, ऐसे सर्कुलर डीएनए ही तो है ये, है ना। अब आप देखिए प्लाज्मिड का नाम PBR322। ओके, यहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI बना लेंगे आप। दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI दिखा दिया हमने। दिस इज ROP, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। यहां पे ये वाला पिंक कलर का इतना सेगमेंट जो हम दिखा रहे हैं, दिस इज वन सेलेक्टेबल मार्कर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। किसी तरह का एंजाइम ये बना रहा होगा। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाते हैं भाई? एंजाइम बनाएंगे, है ना। वो एंजाइम कुछ काम करता होगा जिसके कारण एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है। दूसरी तरफ हमने इधर दिखाया ये वाला जो पिंक कलर का इतना बड़ा स्ट्रैंड आपको दिख रहा है इसमें, राइट, दिस इज द सेकंड सिलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए, राइट। अब आप देखिए इसी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर दो एरो आपको नजर आ रहे हैं। एक एरो पॉइंट कर रहा है BAM-H1, राइट, दूसरा SAL1। ओके, याद कैसे रखें मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि आप याद भी कर पाएं। उसके बाद आप आ जाइए ये अगला न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, जहां पे 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिख रही हैं। EcoR1 के लिए, दूसरी है CLA1, CLA1 कह दीजिए, देन HindD3 के लिए। ओके, फिर हम आ जाते हैं इधर वाले एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें PVU1 के लिए, देन PST1 के लिए, राइट। ROP की तरफ देखते हैं तो PVU2 के लिए, यहां पे PVU1, PVU2। नाउ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो साइट है वो कहां पर प्रेजेंट है। ओके, चलो कोशिश करते हैं याद करने की। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में एनसीईआरटी ने ये 2 साइट्स दिखाई। ओवरऑल मैं बता चुका हूं इस प्लाज्मिड में और भी एंजाइम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं विच विल डिस्कस। देन उसके बाद आपको 3 नजर आ रहे हैं, HindD3, CLA1, EcoR1, देन एम्पिसिलिन में 2, ROP में फिर 1, राइट। चलो कोशिश करते हैं ना, इसे ऐसे याद कीजिए कि T से शुरू कर लेते हैं, एक निमोनिक बना लेते हैं। T से ले लेते हैं तुम, S से सब, S और B मिलकर के हो गया सब। हम ऐसे याद रख लेंगे, मैं लिखता जाऊं साथ साथ ताकि आपके लिए कन्वीनियंस हो जाए। T से शुरू करा हमने, मतलब टेट्रासाइक्लिन से, तुम सब, हिंदुस्तानी चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा, ई से एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़कर, तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़कर, फिर ए में आ जाइए, एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़कर अमेरिका, ए से अमेरिका, ओ से OR से और अमेरिका और रोमानिया पहुंचो। तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़कर अमेरिका और रोमानिया पहुंचो। तो चलो इधर लिखते हैं, तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़कर अमेरिका और रोमानिया पहुंचो।
तो एक सीक्वेंस दिमाग में बैठ जाएगा हमारे की तू, टी में तुम, स ब, एस और बी वाला था सैल्वन और बैम अचवन, हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एच, हिंदी 3 हिंदुस्तानी याद हो जाएगा, चिल्ड्रन क्लैप, इससे आप चिल्ड्रन याद रख सकते हैं। एक्स्ट्रा, ई से एक्स्ट्रा, पढ़ाई पढ़कर अमेरिका और रोमानिया पहुंचो। लेट्स होप एक इस निमोनिक से आपको कुछ हेल्प मिल जाए इस चीज को याद रखने की। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजें दिमाग में बैठती जाएंगी। अब इतने सारे कॉम्प्लेक्स अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, हम कहते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट्स हैं, तो देख लेते हैं एक बार कि भाई कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो जो शॉर्ट फॉर्म है वहां पे लिखा गया, वो एंजाइम कहां से आइसोलेट किया गया है ना, उसका नाम क्या है ऑर्गेनिज्म का। सो नेम्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर द बैक्टीरिया फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड, राइट। इधर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा है, सामने सोर्स ऑर्गेनिज्म है। देखिए एक बार कंप्लीट स्क्रीन को, PST1 जो हम कह रहे हैं प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी, PVU1 प्रोटियस वल्गैरिस, EcoR1 इसे आप पहचानते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई, सुना हुआ नाम है, जाना पहचाना है, CLA1 कैरियोफेनन लेटम, देन हिंदी 3 हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजे, स्ट्रेन्स मैंने नहीं लिखी हैं आगे, BAM-H1 बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, SAL1 स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस। अच्छा देखने में फंजाई जैसा नाम लगता है, ध्यान देना, फंजाई नहीं है, बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस। ऐसा नाम क्यों रखा है इसका, जरा आप सोचिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्यों लगाया इस बैक्टीरिया के नाम में। PVU2 प्रोटियस वल्गैरिस। फिर से देख लें एक बार क्या क्या नाम है जी हमारे पास। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका शॉर्ट फॉर्म एनसीईआरटी ने मेंशन करा, फुल फॉर्म बता रहा हूं, PST1 प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी, PVU1 प्रोटियस वल्गैरिस, EcoR1 इस्चेरिचिया कोलाई, CLA1 कैरियोफेनन लेटम, हिंदी 3 हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजे, BAM-H1 बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस, SAL1 स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस, PVU2 अगेन प्रोटियस वल्गैरिस। ठीक है, लिखिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा, याद हो जाएंगे ये चीजें। ओके चल आगे बढ़ो नेक्स्ट। सब धीरे धीरे स्क्रैच से कहानी शुरू करते हैं, कैसे ये वेक्टर बनाया गया लेबोरेटरी में, एक एक टुकड़ा इसका कहां कहां से लिया गया, तभी हम कहते हैं ना ये इंजीनियर्ड वेक्टर है। इसको ये मत समझना कि न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस लेके उसको जोड़ जोड़ के उन्होंने बनाया है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग सोर्सेज से लिया। तो PBr322 में अगर हम एक्सपेंड करें, द P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, फ्रांसिस्को बॉलिवर वहां से हमने B लिया है, रेमंड रॉड्रिज R। सो शॉर्ट में क्या दीजिए, प्लाज्मिड, बॉलिवर एंड रॉड्रिज। 322 एज आई टोल्ड यू इज रेफरिंग टू द नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक लैब में एक समय पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एंड फिर फाइनली साइंटिस्ट एक कोड के रूप में एक्सपेरिमेंट नंबर यूज करते हैं। Created in 1977 in the laboratory of Herbert Boyer at the University of California, Bolivar and Rodriguez were the scientists who first constructed, they have constructed the PBr322 cloning vector. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now, meaning and significance. P stands for plasmid. What is a plasmid? Circular DNA molecule that replicates independently. Plasmid के बारे में जर्नल बातें ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। BR stands for Bolivar and Rodriguez, scientists who have constructed this plasmid, who have genetically, who have engineered this plasmid, right? C, this 322 clone construct number, the specific plasmid construct designation. Therefore, the PBr322 simply means plasmid constructed by or artificially engineered by Bolivar and Rodriguez, clone number 322. ये आपके सामने एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ के अमेरिका और रोमानिया पहुंचो। साइज याद रखिएगा 4.36 kb। चलिए ये स्लाइड क्लियर है आपको, मैं एक बार हट जाता हूं साइड में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
जरूरत क्या पड़ी? वाई वॉज PBR322 क्रिएटेड? क्या उससे पहले प्लाज्मिड्स नहीं हुआ करते थे? क्या जरूरत पड़ी ये वाला प्लाज्मिड वैज्ञानिकों को बनाने की? तो आप देखिए, बिफोर PBR322 naturally occurring plasmids, they had several limitations. कम रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी, पुअर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, बिकॉज प्लाज्मिड आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके होस्ट में पहुंच गया है, या प्लाज्मिड ऐसे ही पहुंचा है, या प्लाज्मिड नहीं पहुंचा है। कई ऑप्शंस हो सकते हैं। होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ? अगर ट्रांसफॉर्म हुआ है तो क्या वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है? तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को पहचानना भी तो पड़ेगा। तो जो प्लाज्मिड पहले मौजूद थे वहां पे ये समस्या थी, पुअर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन अगर प्लाज्मिड की हो रही है वो भी ठीक नहीं है। प्लाज्मिड जो पहले थे वो लेस स्टेबल थे, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट थे। तो ये लिमिटेशंस वैज्ञानिकों ने पाई, तो इसलिए उन्हें लगा कि एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्लाज्मिड बनाते हैं जो इन समस्याओं से हमें निपटारा दिला सके। साइंटिस्ट वांटेड अ प्लाज्मिड, उन्हें एक ऐसा प्लाज्मिड चाहिए था दैट कैन एक्सेप्ट द फॉरेन डीएनए इजीली, जिसमें आसानी से फॉरेन डीएनए जा सके, जो एफिशिएंटली रेप्लिकेट कर पाए बैक्टीरिया के अंदर, जो आसानी से आइडेंटिफिकेशन में मदद करे कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हम पहचान पाए, और वो स्टेबल भी रहे। प्लाज्मिड अनस्टेबल ना हो, वो स्टेबल रहे। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ PBR322. It accepts the foreign DNA easily. It replicates efficiently inside the bacteria. Very good point. It allows easy identification of recombinant colonies. It remains stable during cloning. तो ये सारी एडवांटेजेस रही। सवाल था व्हाई वाज PBR322 क्रिएटेड? इससे पहले जो प्लाज्मिड हुआ करते थे उनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, और वैज्ञानिकों को कैसा प्लाज्मिड चाहिए था जिसके अंदर ये खूबियां हों, और आखिरकार वो इसमें सक्सेसफुल रहे। हालांकि हम देखेंगे PBR322 इस्तेमाल करने में भी कई लिमिटेशंस आ जाती हैं, बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि कितनी मल्टीपल कल्चर प्लेट्स को हैंडल करना पड़ता है, रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ता है ना। इसमें आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज प्लेटिंग जब हम पढ़ेंगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, राइट। तो फिर PBR322 में भी कुछ हमें कमियां समय के साथ समझ आई, तो हमने फिर और वेक्टर भी बनाए। वो PUC18 या PUC19 जो है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लैक-जी जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम का जिक्र होता है, एक्स गैल क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जो कलर देता है, तो ब्लू और वाइट कलर के हिसाब से हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानते हैं। सो वो PBR322 की भी लिमिटेशंस रही, ताकि फिर हमें ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जैसी टेक्निक भी बनानी पड़ी। दैट ऑल्सो विल टॉक इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स। आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है, वॉज PBR322 मेड फ्रॉम द स्क्रैच? स्क्रैच से मतलब है कि भाई क्या उन्होंने खुद न्यूक्लियोटाइड्स लिए, है ना, उनको जोड़ा किसी तरह से और वो पूरी कहानी बनाई? नहीं नहीं नहीं। आप ऐसे मान लीजिए कि उन्होंने असेंबल करा है, इसे अलग अलग सोर्सेज से टुकड़े 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 लेके उसे असेंबल करा है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, थिंक ऑफ इट लाइक बिल्डिंग अ कस्टमाइज्ड कार। आपने किसी एक बहुत बेहतरीन कंपनी से इंजन ले लिया, आपने कहीं से ट्रांसमिशन लिया, गियर एंड ऑल दैट, कहीं से आपने ब्रेक्स बनवाई, कहीं से गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लिए, कहीं से इंटीरियर लिया एंड ऑल दैट, टायर्स किसी कंपनी से लिए, अलग अलग जगहों से आपने वो सोर्स से लेकर के एक बढ़िया गाड़ी बना दी। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन। ठीक है जी। PBR322 कंटेन्स डीएनए फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज। अब उसके अंदर जो जो आपको दिख रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दिख रहे हैं आपको, उसमें रिप्रेसर ऑफ प्राइमर दिख रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिख रहा है, तो ये सब चीजें अलग अलग जगहों से ली गई। PBR322 कंटेन्स डीएनए फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज। कौन कौन सी नेचुरल सोर्सेज? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिए गए नेचुरल प्लाज्मिड से, वो भी हम आएंगे आगे उन पे भी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिया गया, ROP जीन विच कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, मल्टीपल यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स MCS ली गई, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स कह दीजिए। तो है ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि अलग अलग टुकड़े जोड़ करके उन्होंने फिर फाइनली एक खूबसूरत सी चीज बना दी
जिसमें ये बस आपको ये पजल के वो दिखाएगा ना कि ये पजल के टुकड़े हैं और उन्हें जोड़ा गया है। आप इसके सीक्वेंस में मत जाइएगा, ये सिर्फ ये समझाने के लिए है कि कैसे ये छोटे छोटे टुकड़े जैसे हम पजल्स के जोड़ते हैं ऐसे उन्होंने जोड़ करके बनाया। सो इट वॉज नॉट मेड फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। देख लीजिए स्लाइड को क्लियरली बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज क्या है इसका? 4361 बेस पेयर्स या 4361 बेस पेयर्स क्लियरली लिखा है। दिस इज कंसिडर्ड रिलेटिवली स्मॉल मेकिंग इट इजी टू मैनिपुलेट। बहुत बड़े साइज का प्लाज्मिड अगर होगा तो उसका मैनिपुलेशन, उसका हैंडलिंग वो भी कठिन हो जाएगा। मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। टी टेट्रासाइक्लिन, तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ के अमेरिका और रोमानिया पहुंचो। बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। तो साइज कैसा है जी? छोटा है इसका, जिसके कारण इजी टू मैनिपुलेट है। अब अगर हमसे कोई सवाल पूछे व्हाई इज PBr 322 कॉल्ड इंजीनियर्ड, ये इंजीनियरिंग वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग तो करी गई भैया, उसे बनाया गया है अलग अलग जगहों से लेकर के, सोर्सेज से, राइट। अब मैंने यहां पे सोर्सेज भी मेंशन करे हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की अगर मैं बात करूं तो वो कहां से लिया गया? आपको याद होगा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में PSC 101 प्लाज्मिड का जिक्र करा है। प्लाज्मिड जो है PSC 101, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहां से लिया गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब आता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, उन्होंने कहां से लिया? RSF2124 प्लाज्मिड, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन RSF2124 वाले प्लाज्मिड से लिया, एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन PSC 101 से लिया, राइट। ये वाला जो जीन है RSF2124 प्लाज्मिड से जो आप लेंगे, ये आप हम इसको लिखते हैं ना AMPR या BLA, ब्ला, दैट BLA स्टैंड्स फॉर beta lactamase gene, it provides the resistance to antibiotic। बाकी चीजें देखें कहां कहां से हैं। Now replication functions from one plasmid, origin of replication ROP gene, जो replication functions करेंगे। resistant genes from other plasmids, carefully arranged the restriction sites, अलग अलग जगहों से लेकर के, ठीक है। ORI कहां से लिखा गया है? call E1, right। ROP या ROM, RNA1 modulator, it's written here call 1E1। एम्पिसिलिन और BLA बीटा लैक्टामेस वाला जीन RSF2124 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहां से। तो मोटे तौर पे आपको स्लाइड में यही दिखाया गया है कि उन्होंने अपना ये प्लाज्मिड बनाने के लिए कौन कौन से अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग चीजें ली हैं, ठीक है। तो ये वजह है दैट इट इज कॉल्ड एन इंजीनियर्ड प्लाज्मिड। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट एक एनालॉजी दी है मैंने यहां पे। मान लीजिए एक बड़ा बेहतरीन अच्छा सा स्मार्टफोन बनाना है हमने, हमारी कंपनी ने। तो स्मार्टफोन में भैया डिस्प्ले लगेगी, उसका प्रोसेसर होगा, बैटरी होगी, कैमरा होगा, कितनी सारी चीजें हैं। तो प्रोसेसर आप एक कंपनी से खरीद लीजिए, कैमरा दूसरी कंपनी से, बैटरी कहीं और से, डिस्प्ले कहीं और से। तो आपने ये सब चीजें आउटसोर्स करा करके और फाइनली एक बेहतरीन तरीके से उस मोबाइल को असेंबल कर दिया। नो सिंगल कंपनी ओरिजिनली मेड दैट एग्जैक्ट फोन, ठीक है जी। तो प्लाज्मिड जो बनाया PBr 322 बॉलिवर एंड रॉडरिज ने, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करा। PBr 322 इज अ कस्टम डिजाइंड DNA मॉलिक्यूल, बेसिकली कस्टम डिजाइन, अपनी जरूरत के अनुसार उन्होंने बनाया उसे, असेंबल्ड फ्रॉम यूजफुल नेचुरल जेनेटिक कंपोनेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमने ये अलग अलग कलर से बस एक तरीके से दिखा दिया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और बाकी जगहों पे भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे जहां पे पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो काटेंगे उस चीज को। सो जस्ट लाइक द बेस्ट फीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज दे क्रिएट द परफेक्ट स्मार्टफोन, इसी तरह से यूजफुल जीन्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज दे क्रिएट द परफेक्ट प्लाज्मिड। दैट इज व्हाट Bolivar and Rodriguez they have done. Now the components used in the construction of PBr 322 again एक बार देख लें। origin of replication, ampicillin resistance gene, tetracycline resistant gene, repressor of primer। चार चीजें मोटे तौर पे आपको यहां पे नजर आ रही हैं। तो वही बात है, एक और खूबसूरत तरीके से एक स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार कर दी यहां पे, राइट।
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा, कॉपी नंबर निर्धारित होगा, ओके। विदाउट ओआरआई, ऑफ कोर्स अगर ओआरआई नहीं है द प्लाज्मिड कैन नॉट रेप्लिकेट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पिछले लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि इसका मकसद क्या होता है। ओआरआई सीक्वेंस जो है इट केम फ्रॉम नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड ऑफ द COLE1 family. COLE1 is a naturally occurring plasmid found in some strains of the Escherichia coli, right? This COLE1 में col जो है it stands for colicin, COLICIN, colicin E1. colicin E1 क्या है? एक प्रोटीनेशियस टॉक्सिन है that helps the host E. coli kill off the competing or the sensitive bacterial strains, right? So origin of replication लिया गया col E1 family से, और col में col stands for colicin. What is this colicin? It is a proteinaceous toxin. This toxin is helping the E. coli kill off the competing or sensitive bacterial strains. ये मैंने ओरिजिन बताया कि भाई उन्होंने ORI वहां से लिया, तो कहां से लिया? कॉल E1, तो उसमें कॉल का मतलब क्या है? तो उस चीज को मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर प्लाज्मिड में है, ORI इज गोइंग टू इनिशिएट रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट, द प्लाज्मिड विल हैव अ डेफिनेट कॉपी नंबर, राइट, कि कितनी कॉपीज वो बना पाता है. सो द ORI केम फ्रॉम कॉल E1. It gives PBr322 the ability to replicate efficiently and maintain a stable copy number inside the E. coli. So PBr322 एक इंजीनियर्ड वेक्टर है और कस्टम डिजाइंड डीएनए मॉलिक्यूल है, ऐसा कह दीजिए. उसके अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगह से आए, और इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि उसका ORI उन्होंने कहां से लिया था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. आगे बढ़ते हैं. अब हम आ जाते हैं components used to construct PBr322 में नेक्स्ट कंपोनेंट. नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? ROP, repressor of primer, also called ROM, ROM, I'm sorry, that stands for RNA1 modulator. इनके फंक्शंस क्या होते हैं किसी प्लाज्मिड में, वो पिछले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ ये कहां से लिया गया था? ROM जीन, also taken from col E1 plasmid, right? Colicin, अभी बताया मैंने. ROP gene encodes for certain proteins. The protein is ROP protein, which stabilizes the interaction between regulatory RNAs involved in replication initiation. तो ये मदद करता है to maintain controlled plasmid copy number. किसी प्लाज्मिड में ROP का मकसद क्या है, क्यों डाला गया वो repressor of primer? So ROP ROM gene, it came from col E1. It ensures stable and controlled replication of PBr322. Without ROP, what will happen? Replication will begin more frequently. बार बार रेप्लिकेट करता रहेगा. भाई कंट्रोल में रहना चाहिए ना. प्लाज्मिड कॉपी नंबर बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में इंक्रीज कर जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए. सो दिस ROP, दैट इज RNA1 मॉड्यूलेटर या रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, इज एंश्योरिंग कि वो एक स्टेबल तरीके से रहे वो प्लाज्मिड, अनकंट्रोल्ड वे में उसकी संख्या जो है वो ना बढ़ती रहे. तो हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट्स PBr322 के कहां से लिए गए थे. अगला कंपोनेंट आ जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. नाउ जिसको आप शॉर्ट में AMP और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट उसके सिर पे R लिख देंगे, या BLA भी लिख सकते हैं. BLA स्टैंड्स फॉर beta lactamase. This gene is giving resistance to the antibiotic ampicillin. पर कैसे resistance कैसे दे रहा है? It is producing an enzyme called beta lactamase. तो सोर्स क्या रहा इस ampicillin resistance जीन का, राइट? देखिए जी, RSF2124 plasmid. This RSF2124 plasmid, it carries the beta lactamase gene. How this beta lactamase enzyme actually works? Ampicillin, if it enters into the bacterium, the beta lactamase enzyme, which will be encoded by BLA gene, it will break the beta lactam ring. The ampicillin will become inactive and the bacteria is able to survive. तो हम कहते हैं कि जिस बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो बीटा लैक्टामेस एंजाइम बना रहा है. वो बीटा लैक्टामेस जो है बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ के उस एंटीबायोटिक को जो है
इनएक्टिव कर देता है और बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव कर पाता है. सो बीटा लैक्टामेस इज ब्रेकिंग द बीटा लैक्टम रिंग ऑफ एम्पिसिलिन which makes the antibiotic ineffective, right? And the bacteria are able to survive even in the presence of ampicillin. तो कंस्ट्रक्शन सोर्स क्या रहा? RSF2124 प्लाज्मिड, जिसका ओरिजिनल बायोलॉजिकल ओरिजिन अगर आप देखें तो आपको TN3 ट्रांसपोजॉन्स मिलेंगे, है ना. उन्होंने क्या सोर्स यूज किया और वो सोर्स एक्चुअल में कहां से चला आ रहा था, दो बातें अलग हो जाती है. This distinction is explained in historical reviews and the sequencing papers also, right? चलिए जी. Original biological origin is what? Original biological origin is this transposon. The jumping genes अगर आपने पढ़े हो transposons, TN3 transposon, right? The BLA gene evolved from TN3 transposon. Okay? TEM is derived from the surname of Timoniera, a patient from whom the bacterial isolate was first recovered in 1963. यहां पे हमें अगर आप देखें TEM लिखा है ना, ये ब्ला जीन के लिए TEM1 भी लिखा है, तो TEM का मतलब क्या है वो बताया मैंने यहां पे. फ्रॉम द सरनेम ऑफ Timoniera, who was a patient from whom the bacterial isolate was first recovered in 1963. तो कंप्लीट स्लाइड एक बार आप गौर से देख लीजिए. यहां पे बताया गया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है PBR322 का, वो कहां से लिया था वैज्ञानिकों ने? RSF2124 प्लाज्मिड से लिया गया था. एक्चुअल में उसका भी ओरिजिन बैक ट्रेस करें तो TN3 ट्रांसपोजॉन है. क्लियर? चलिए, सोर्सेज देख रहे हैं, कंपोनेंट्स देख रहे हैं जो PBR322 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए. अगले सोर्स पे चलते हैं. उनको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी चाहिए था, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन उन्होंने कहां से लिया? PSC101. ओके, नाउ आ जाते हैं इसमें. द टेट्रासाइक्लिन जीन वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड PSC101. इसकी डिटेल्स अगर आपको PSC101 की जाननी है तो मैंने स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर का एक्सपेरिमेंट आपको बताया है, जब उन्होंने दो लीनियर प्लाज्मिड्स को जोड़ के फिर प्लाज्मिड बनाया और उसे इकोलाई में डाला. दैट ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है जी. सो सोर्स PSC101 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दे रहा है, और कैसे दे रहा है? ये जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैसे दे रहा है भाई? अल्टीमेटली ऑब्वियसली कोई भी जीन है तो वो एंजाइम बनाता है, वो एंजाइम या कोई प्रोटीन है वो काम करता है. वो काम क्या है? इट पंप्स द टेट्रासाइक्लिन आउट ऑफ द सेल. पहले वाले में देखा था वो लैक्टन रिंग जो था उसको तोड़ रहा था. बीटा लैक्टामेस वाला जो हमने पीछे देखा, वो लैक्टम रिंग को तोड़ रहा था. ये वाला बैक यहाँ पे जो मैंने बताया ना, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, एंटीबायोटिक को इनफेक्टिव करता है. एम्पिसिलिन वाला, टेट्रासाइक्लिन वाले केस में इट इज पंपिंग द टेट्रासाइक्लिन आउट ऑफ द सेल सो द बैक्टीरिया इज एबल टू सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन. तो किसी तरह के प्रोटीन ये बना रहा है, जैसे टेट प्रोटीन लिखा है यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन को उठा करके वो पंप आउट कर रहा है, राइट? सो लेस टेट्रासाइक्लिन विल बी देयर इन द सेल, the cell will be able to survive, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी बीच में ट्रांसपोजॉन का जिक्र हुआ था, अगर आपको याद हो. यहां पे मैंने बताया था ना कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ओरिजिनल बायोलॉजिकल सोर्स इसका TN3 ट्रांसपोजॉन थे. सो यहां पे मैंने फिर ट्रांसपोजॉन आपके लिए बता दिया है. व्हाट इज द ट्रांसपोजॉन? मोबाइल DNA एलिमेंट, राइट? ये अलग से जेनेटिक्स का एक टॉपिक है. दैट इज transposons are mobile DNA elements. They can move from one chromosome to the plasmid, from one plasmid to the chromosome, or between different plasmids also. So transposon को दिखाने का एक तरीका है, जंप कर जाएंगे एक से दूसरी जगह में. From one chromosome to a plasmid, from plasmid to a chromosome, between different plasmids. So transposons, they play a very important role in genetic diversity and adaptation in case of bacteria. So just this slide tells you about what actually is a ट्रांसपोजॉन. आगे बढ़ते हैं. ब्रीफली यहां पे मैंने सम अप कर दिया है द नेचुरल सोर्सेज ऑफ PBR322. सो इट्स एन इंजीनियर्ड वेक्टर डिजाइन्ड बाय बॉलिवर एंड रॉडरिज. सोर्सेज क्या क्या रहे? कॉल E1 प्लाज्मिड, RSF2124 प्लाज्मिड एम्पिसिलिन के लिए, PSC101 प्लाज्मिड से उन्होंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लिया.
call E1 say origin of replication or ROP gene. So ultimately they designed this beautiful thing by assembling these components. जैसे एक मोबाइल बनाना हो, screen कहीं से लिया, display and then the different components from different sources. So you can say that it is a mosaic DNA molecule assembled from different natural genetic elements. Right? Natural genetic elements से लेकर के assemble करा और उसी से उन्होंने ये चीज बना दी है. चल आगे बढ़ते हैं. Why use two different antibiotic genes? अब आप सोच रहे होंगे दो अलग अलग एंटीबायोटिक जीन लेने का क्या मकसद था? एक भी तो चल जाता, एम्पिसिलिन के लिए भी लिया और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी लिया. इसके पीछे भी दिमाग था, इसके पीछे भी एक जरूरत थी कि भाई एक जीन का इस्तेमाल तो हम इस बात के लिए करेंगे कि हमारा प्लाज्मिड हमारे होस्ट सेल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मतलब होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, वो पहचानने के लिए हमने एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लिया. दूसरे जीन में डेलिबरेटली हम अपना जीन डाल देंगे. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, सपोज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में जो एंजाइम के लिए साइट है, जैसे BAM-H1 के लिए है, तो हम वो ले लेंगे एंजाइम से काट के यहां पे अपना जीन डाल देंगे. तो जब आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को खराब कर दिया, उसमें अपना जीन डाल दिया, तो वो जीन जो है जिस चीज के लिए वो कोड कर रहा था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दे रहा था, अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगी. तो ऐसा प्लाज्मिड जिसमें एम्पिसिलिन वाला जीन तो इंटैक्ट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में आपने इंसर्ट करा है अपना जीन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इंसर्ट कर दिया, तो उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इंटैक्ट है, टेट्रासाइक्लिन वाला बेचारा खराब हो गया. अब ये प्लाज्मिड भी तो घुसेगा किसी सेल में, जिस सेल में ये घुस गया वो सेल एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंट रहा लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं रहा. तो अगर वो टेट्रासाइक्लिन के लिए अब रेजिस्टेंट नहीं रहा, टेट्रासाइक्लिन डालने पे वो बैक्टीरियल कॉलोनी मर रही है, तो वहां से आप ये बात पकड़ लेंगे कि हाँ, हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में ही तो अपना जीन डाला था, इसका मतलब है इन कॉलोनीज में जीन पहुंच गया है, तभी ये टेट्रासाइक्लिन के लिए अब सेंसिटिव हो गई है, ये रेजिस्टेंट नहीं रही. तो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डालने का मकसद यही था कि वो पहचान पाए ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, स्टेप नंबर 1. और फिर ट्रांसफॉर्मेंट भी तो दो तरह के हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. तो एक जीन की मदद से वो पकड़ पाते हैं ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरे की मदद से पकड़ पाते हैं कि वो रेजिस्टेंट उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए अगर नहीं रहा तो वो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसके अनुसार ना. अब इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने डालना है वो किस में डालना चाहिए, एम्पिसिलिन वाले में या टेट्रासाइक्लिन में, दैट डिपेंड्स ऑन यू. आपने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा होगा, तो हम ये जानते हैं ना, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने ओरिजिनल डीएनए सोर्स से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट काट के निकाला है, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको यूज करना है प्लाज्मिड को काटने के लिए. ठीक है जी. तो फिर हमें वही तो देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर जीन को आप कहां डाल सकते हो, एम्पिसिलिन वाले में डाल सकते हो या टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर डाल सकते हो. क्या उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट यहां है या यहां है, तो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं. एम्पिसिलिन के अंदर डालना है वहां डाल दो, टेट्रासाइक्लिन में डालना है तो वहां डाल दो. दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेरिमेंट, आपका जो कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने यूज करना है. सो व्हाई टू डिफरेंट एंटीबायोटिक जीन्स? दिस वाज अ ब्रिलियंट डिजाइन चॉइस. इट अलाउड द साइंटिस्ट्स टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया. पहले ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को चुन लो. मान लो एम्पिसिलिन के जरिए एक एम्पिसिलिन वाली प्लेट आपने तैयार करी है, कल्चर प्लेट्स भी आगे हम पढ़ेंगे. तो अगर आपका प्लाज्मिड पहुंच जाए सेल्स में, आपने एम्पिसिलिन जीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करी थी, है ना, आपने टेट्रासाइक्लिन में डाला था अपना जीन, तो एम्पिसिलिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है आपने, एम्पिसिलिन जीन फंक्शनल है, तो आपकी बैक्टीरियल कॉलोनीज जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं उनको आप पकड़ पाएंगे वहां से कि वो जिंदा बच गई. अब आप खुश हो गए, बहुत बढ़िया बात है. अब आपको सेकेंड स्टेप होगा, राइट, कि आपको टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट तैयार करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि टेट्रासाइक्लिन में कौन बचता है और कौन नहीं बचता. जो नहीं बचा वही आपकी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज थी. अब आप ये सोच रहे होंगे अगर वो बचा ही नहीं, वो मर गए बैक्टीरिया, तो हमारे हाथ क्या आया फिर, अल्टीमेटली तो हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, बैक्टीरिया मर गए. तो भाई हम एक कल्चर प्लेट नहीं बनाते, यहीं पे रेप्लिका प्लेटिंग का कंसेप्ट आता है जो मैं आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा. मास्टर प्लेट से हम रेप्लिका प्लेट बना लेते हैं और रेप्लिका प्लेट पे हम फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उन कॉलोनीज की पोजीशन को मास्टर प्लेट से कंपेयर करते हैं, कौन सी मर गई कौन सी बच गई, तब हमें पता चलता है. ठीक है जी. सो it allowed the scientists to select transformed bacteria
and to identify recombinant plasmid by insertional inactivation. Insertion of the foreign DNA disrupt the tetracycline gene, so recombinants will lose the tetracycline resistance. कितनी खूबसूरती से ये देखिए उन्होंने डिजाइन करा, अपना दिमाग लगाया इस चीज में, राइट? सो आप इसमें एम्पिसिलिन जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, जिन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड गया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह के होते हैं, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ये वाला चीज आप उल्टा भी कर सकते हैं, ये आपके एक्सपेरिमेंट पे है। ये जरूरी नहीं है कि एम्पिसिलिन वाला जीन सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए, नहीं, आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पिसिलिन वाले सेगमेंट में डाल दो, तो ये वाला डिसरप्ट हो गया, तो फिर टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल हो जाएगा फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, एंड एम्पिसिलिन जीन का इस्तेमाल हो गया आपकी समझ के अनुसार फॉर आइडेंटिफाइंग रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है जी, सुंदर सा बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरियम टेक्स अप द प्लाज्मिड, वेरी गुड, और जिसमें प्लाज्मिड गया है, टेट्रासाइक्लिन जीन इंटैक्ट है, दैट विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन। जिसमें प्लाज्मिड गया है, टेट्रासाइक्लिन डिसरप्टेड है बेचारा, यहां आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया, इट डज नॉट ग्रो, सो दैट मीन्स इट इज द रिकॉम्बिनेंट वन, ये मर जाएगा। पर मर जाने से हमें निराश नहीं होना, क्योंकि हमारे पास इसकी और रेप्लिका प्लेट्स पड़ी हैं जहां पे हम इसे पकड़ लेंगे, राइट? So why they used two different antibiotic genes? I have explained it. It was a brilliant design choice. Now, अगली चीज आ जाती है, सिलेक्टेबल मार्कर भी हमने देख लिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख लिया, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर देख लिया, और क्या है, कितनी सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं ना उस प्लाज्मिड में, राइट? रिस्ट्रिक्शन साइट्स। व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन साइट्स? बेसिकली डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं which occur naturally throughout the plasmids, chromosomes, bacteriophage DNA. Scientists they introduced or they retained unique restriction enzyme recognition sites at strategic locations. Now, because देखो ना कितने सारे दिख रहे हैं, तुम स ब, टेट्रासाइक्लिन में स और ब, सेल 1 एंड BAMH1, राइट? ये इको R1 थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, राइट? बिकॉज एआई से जनरेटेड होती है कुछ इमेजेस, तो आप इस चीज पे मत जाइएगा, सिंपली ध्यान रखते हैं, तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन, यही था ना, हिंदुस्तानी चिल्ड्रन, राइट? एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ के आप कहां पे पहुंचो, अमेरिका और रोमानिया पहुंचो, ओके? सो इस प्लाज्मिड के डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, डोंट वरी, आगे मैंने सही डायग्राम आपके लिए पहले भी समझा दिया था आपको, ठीक है? ये अलग अलग एंजाइम्स के लिए वो उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पे दिखाया गया है, हर एंजाइम का अपना अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। इको R1 के लिए आपको याद होगा GAATTC, है ना, पैलिंड्रोम्स एंड ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? सो दैट प्रिसाइसली दे कैन कट द डीएनए, दे अलाउ इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, दे हेल्प इन स्क्रीनिंग द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, दे आर एसेंशियल टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Many of the restriction sites they are located inside the antibiotic resistant genes. वो हम पहले ही देख चुके हैं कि टेट्रासाइक्लिन में सेल और बैम के लिए था, एंड एम्पिसिलिन में दूसरे एंजाइम्स के लिए है। Now, did Bolivar and Rodriguez insert every restriction site individually? तो हर एक रिस्ट्रिक्शन साइट इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के उन्होंने प्लाज्मिड में डाली थी क्या? आंसर इज नो, इट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं था कि वो बैठे आराम से और उन्होंने कहा हाँ चलो इको R1 के लिए डालते हैं, ठीक है, एक BAMH1 के लिए डालते हैं, ठीक है, एक हिंदी 3 के लिए डालते हैं, एक किसी और के लिए डालते हैं, एक एक करके ऐसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करा था। वो तो डीएनए के सेगमेंट्स जब उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से लिए, एक डीएनए में कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वो किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के को तो वो वहाँ पे सीक्वेंस हो सकता है ना उसका। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपने वो प्लाज्मिड बनाया था तब आपको पता ही नहीं था कि उसमें एक XYZ एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है। जैसे जैसे नए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी तो डिस्कवर होते जा रहे हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, और हो सकता है वो आपके प्लाज्मिड में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, राइट? So Bolivar and Rodriguez, they were brilliant genetic engineers, not because they inserted the sites one by one, but because they wisely selected ऐसे natural DNA fragments that already had useful restriction sites. ठीक है जी? So many of the restriction sites were already present in the natural DNA segments which they chose. The final plasmid inherited
its restriction sites from these natural DNA segments only. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एम्पिसिलिन के लिए RSF 2124 था, टेट्रासाइक्लिन के लिए PSC 101 था, कॉल E1 से उनको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड रॉम के लिए मिले थे। ठीक है जी। सो स्ट्रेटेजिक असेंबली उन्होंने कर दी उस चीज की, जिससे मल्टीपल यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स मिल गई और कई जगहों पे वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर पाते थे, आइडेंटिफाई कर पाते थे रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है जी। सो ऐसा नहीं सोचना एक एक एंजाइम के लिए बैठ बैठ के उन्होंने सोचा था इसको डालें, इसको क्या करें, नहीं। वो तो जब आप डीएनए सेगमेंट ले रहे हो उसमें नेचुरली कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगा। अब आपको एक्सपेरिमेंट कर करके देखनी पड़ेगी ये चीज। लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल प्लाज्मिड। देखें कितनी सारी चीजें हम इसमें समझ पाए हैं। PBR 322 plasmid Bolivar and Rodriguez, right? Experiment number 322. ORI stands for origin of replication. ROP is repressor of primer. Then in the tetracycline, the NCERT shows SAL1 and BAMH1. तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ के अमेरिका और रोमानिया पहुंचो, है ना। कोशिश कर रहा हूं बार बार कि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको ये चीजें याद हो जाएं। लिख लिख के याद कीजिएगा, जरूर याद हो जाएंगी। फिर से आ गए वो एंजाइम्स, ये जो नाम यहाँ पे लिखे हैं ये कौन है। देन PSTs प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी, PVU प्रोटियस वल्गैरिस, इस्चेरिचिया कोलाई, कैरियोफेनन लैटम, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, then BAMH1 Bacillus amyloliquefaciens, SAL1 Streptomyces albus, PVU2 Proteus vulgaris. चलिए, I hope you are enjoying the video. Why are some restriction sites inside the antibiotic resistance gene? This was deliberate. ये तो ऑफ कोर्स उन्होंने ये चाहते थे कि ऐसा हो कि कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऐसी हो कि एंजाइम उस जीन को काट पाए, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन को। और क्यों काट पाई वो तो हमने देखा ही था। अगर टेट्रासाइक्लिन में BAMH1 है, बैसिलस amyloliquefaciens की बात कर रहे हैं, राइट। BAMH1 साइट इनसाइड टेट्रासाइक्लिन जीन अगर है, इंजर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए आपने उस जीन में कर दिया BAMH1 की मदद से, राइट, देन टेट्रासाइक्लिन जीन गेट्स डिस्ट्रप्टेड, द बैक्टीरिया बिकम्स tetracycline sensitive but it will still be ampicillin resistant. तो ये डेलिबरेटली करा गया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऐसी जरूर हो जो जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन को वो खराब कर दें, उसे डिस्ट्रप्ट कर दें, उसकी फंक्शनिंग को इनहिबिट कर दें, ताकि उससे आपका फायदा हो पाए। ठीक है जी, वही चीजें हम बताइए। सपोज टेट्रासाइक्लिन जीन नेचुरली कंटेन्स BAMH1 साइट, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां से ले रहा हूं वहां BAMH1 से काटा था मैंने, और यहां भी मैं उसी चीज से काट रहा हूं। ओके, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज दैट इफ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड एट BAMH1 साइट, the tetracycline gene will be disrupted. So this created a simple way to identify recombinant plasmid by insertional inactivation. ठीक है जी? So they chose that DNA arrangement because it was useful. So why some restriction sites are inside the antibiotic resistant gene? इस particular slide की मदद से हमने इतनी बात समझी। चलिए, हो सकता है उसमें कुछ अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी आ गई हो जब वो प्लाज्मिड डिजाइन कर रहे थे। कुड साइंटिस्ट्स रिमूव द अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन साइट्स? आंसर इज यस। नाउ सपोज अ प्लाज्मिड हैज 3 EcoR1 साइट्स, तो आपने EcoR1 एंजाइम यूज करा तो वो तो कितनी जगहों से काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो यू विल रिमूव अ डीएनए फ्रेगमेंट विच इज कंटेनिंग अनवांटेड साइट्स, उसको आप हटा देंगे, राइट। If a plasmid has 3 EcoR1 sites, that would be inconvenient because EcoR1 would cut 3 fragments. Scientists preferred the vectors which is having only 1 EcoR1 site. Multiple होगा, एक ही एंजाइम के लिए मल्टीपल साइट्स नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल तरह के एंजाइम के लिए अपनी अपनी साइट होनी चाहिए। How scientists will achieve this? They remove a DNA fragment which is containing the unwanted site. Unwanted fragments removed. Replace it with an alternative fragment which does not have that site, उसके पास कोई और साइट हो। Replace it with the alternative fragment that does not have the EcoR1 site. So later mutate the site so EcoR1 no longer recognized it. Okay, so original site ये रहा, और इसमें अगर म्यूटेशन कराया आपने तो ऑब्वियसली फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा उससे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अनवांटेड जो साइट्स थी उनको वो हटा भी पाए थे। Now the question is very interesting.
how many restriction sites are actually present in PBR 322? एनसीईआरटी ने थोड़ी सी दिखा दी, 8 दिखा दी, लेकिन ये 60 से भी ज्यादा हैं, और हो सकता है आगे जाके हमें और भी नहीं पता चल जाए जब नए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे सामने आए. Well, over 60 sites. Modern analysis with all the known restriction enzymes shows that PBR 322 contains well over 60 recognition sites. जब ये डिजाइन किया गया था 1977 की बात है, only relatively small number of restriction enzymes had been discovered. उस समय तो कम restriction enzymes के बारे में हमें पता था, है ना. तो उसके अनुसार उन्हें लगा कि इतनी restriction site, फिर धीरे 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 नए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पता चलता गया. तो उन ओरिजिनल डीएनए सेगमेंट्स में हो सकता है ऑलरेडी उन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के सीक्वेंसेस हों. टुडे वी नो हंड्रेड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट. व्हेन द कंप्लीट PBR 322 सीक्वेंस इज एनालाइज्ड अगेंस्ट ऑल द नोन एंजाइम्स, then we come to know that the plasmid has dozens of recognition sites. Therefore, if currently known enzymes are included, over 60 different enzyme recognition ye cutting sites are present, 60 plus. The exact count changes, ye badalta bhi rehta hai over time, because newly discovered enzymes may recognize the sequences which are already present in that plasmid. So PBR 322 is a classical example that how a small plasmid became an extremely versatile cloning vector. It was designed with unique and useful sites for cloning, and over the years, science has revealed even more hidden sites which are present inside this. So please don't think or do not frame such questions as a teacher. How many restriction sites are present in PBR 322? Answer is 8. अरे एनसीईआरटी ने 8 दिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कतई कि उसमें 8 ही रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी. 8 का भी 60 कर दिया बल्कि हमने. ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है. Why NCERT shows only 8 restriction sites? Now see, this is something very interesting. PBR 322 plasmid में, if you look at the diagram which is given in the NCERT, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 restriction sites. याद रखने का तरीका भी बताया था. You have 2 selectable markers, ampicillin resistance gene, tetracycline resistance gene. Tetracycline resistant gene में NCERT has shown SAL1 and BAMH1. तो याद हमने ऐसे रखा, T से तुम स ब, S से स और यहां से ब, तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ के अमेरिका एम्पिसिलिन वाले वर्ड में से अमेरिका और आई का और अमेरिका और रोमानिया पहुंचो. तुम टी से शुरू करना है, तुम सब हिंदुस्तानी चिल्ड्रन एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़कर अमेरिका और रोमानिया पहुंचो. ठीक है जी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई एनसीईआरटी शोज ओनली 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स. लिसन, एनसीईआरटी इज नॉट ट्राइंग टू प्रोवाइड अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन मैप. एनसीईआरटी ने कभी ये कहा ही नहीं कि सिर्फ इसमें 8 होती हैं. हमने 8 दिखाई हैं, दैट डजंट मीन कि 8 ही होती हैं. हम कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन मैप तो दे नहीं रहे हैं आपको. इट इज टीचिंग वन प्रिंसिपल. एनसीईआरटी यहां पे आपको बताना क्या चाह रहा है, एक ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है जिसमें यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, सो दैट वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द वेक्टर ओनली वंस. EcoR1 के लिए एक ही जगह पे है, BAMH1 के लिए एक ही जगह पे, मल्टीपल जगहों पे एक ही एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट होगी तो पूरे वेक्टर को कई टुकड़ों में काट डालेगा वो. Therefore, it selected the 8 historically important enzymes that were used during the early development of recombinant DNA technology. तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेकर के एनसीईआरटी ने सिंप्लीफाइड डायग्राम आपके सामने दे दिया. These 8 sites are enough to demonstrate the concept beautifully. है ना. आप एज अ टीचर आप उसमें समझा सकते हैं, एज अ स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन के लिए जो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वहां पे डेलिबरेटली 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स रखी गई हैं ताकि उस जीन को डिसरप्ट कर दिया जाए और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया जाए और फिर आप पहचान पाएं ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है. और ओवरऑल एम्पिसिलिन भी डाला उसमें डेलिबरेटली, 2 जो है रेजिस्टेंस जीन, 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं. एम्पिसिलिन की मदद से ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान पाए
और टेट्रासाइक्लिन की मदद से आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पिसिलिन वाले सेगमेंट में डाला है तो फिर आप टेट्रासाइक्लिन को जो है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन में यूज करेंगे और एम्पिसिलिन की सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस को आधार बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने का। ठीक है जी। सो एनसीईआरटी फोकसेस ऑन द कंसेप्ट्स एंड इट डजंट गिव यू द कंप्लीट जो है उस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता रही है। सो दैट्स द रीजन दैट व्हाई एनसीईआरटी हैज शोन ओनली 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स, बट एज आई टोल्ड यू दैट एक्चुअल में द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स इज मच मच मोर। और जैसे जैसे डिस्कवर होते जाते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो फिर हमें प्लाज्मिड्स के बारे में पता चलता जाता है कि भाई इसके लिए भी है रिस्ट्रिक्शन साइट, उसके लिए भी है। तो मोर देन 60 रिस्ट्रिक्शन साइट्स दे आर प्रेजेंट ऑन this particular plasmid PBr322, but NCERT has shown you only 8 restriction sites. So I hope this concept is clear. आगे बढ़ते हैं। Why are only these 8 restriction sites famous? ये मशहूर क्यों है? उसके पीछे भी कोई कारण है। Because they satisfy an important property. What is that important property? They cut the plasmid only once. That means they can linearize your plasmid. ये रहा आपका प्लाज्मिड एक सर्कल के फॉर्म में, आपने इको R1 से काटा, आपको लीनियराइज्ड प्लाज्मिड मिल गया एंड आप आसानी से अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। डू नॉट फ्रेगमेंट द वेक्टर इनटू मल्टीपल पीसेस। अगर ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन साइट एक एंजाइम के लिए होती, इको R1 के लिए यहां भी है, अगर यहां भी है, यहां भी है, सो इट विल कट योर दिस प्लाज्मिड इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी। नाउ सो ये 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स, इसलिए आप कह दीजिए 8 unique sites, 1 cut each, perfect for cloning. Okay, right? I hope समझ आ गई ये बात। चल, अच्छा आप ये भी सोच सकते हैं कभी कि इस प्लाज्मिड का शुरुआत कहां है और अंत कहां है। ये एम्पिसिलिन लेफ्ट में और टेट्रासाइक्लिन राइट में क्यों लिखते हैं? तो एक गोला जब आप बना देंगे, अ सर्कुलर प्लाज्मिड विल हैव नो बिगिनिंग एंड नो एंड, तो उसको तो आप कैसे भी बना दीजिए। ठीक है ना। सर्कल कोई कहां से शुरू होता है ये आप कैसे बता सकते हैं? अगर आप ये कह दो कि ये एक सर्कल है, घड़ी, ये कहां से शुरू हो रहा है, आप कह दो 12 से शुरू कर लो, 3 से कर लो, कहीं से भी कर लो ये तो। ठीक है जी। सो इफ आई आस्क वेयर डज द सर्कल बिगिन, देयर इज नो करेक्ट आंसर। यू कैन से घड़ी में 12 बजे से शुरू कर दीजिए, दूसरा कह देगा 3 बजे से कर दीजिए, बोथ आर इक्वली करेक्ट। अ सर्कल हैज नो नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट। The start depends only on how we draw the or how we number it. हमने उसमें नंबरिंग किस हिसाब से करी है। So the same is true for PBr322 also. It's a closed circular DNA molecule, right? There is no natural first nucleotide इसमें ये है, second nucleotide natural ये है, ऐसा नहीं है। There is no natural first nucleotide and no natural last nucleotide. Then the question is, why do all books they draw the same orientation? आप जब देखते हैं अलग अलग किताबों में तो आप कहोगे सर ये ऐसा ही तो दिखा मिलता है, ऐसे ही तो दिखता है ये, तो क्यों है ऐसा? Why do all books they draw the same orientation of this plasmid? Because molecular biologists they agreed upon a standard reference map. कि एक standard reference map लेके चलते हैं। Sutcliffe published the complete sequence in 1978, तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि हाँ भाई ये न्यूक्लियोटाइड 1 मान लो। He fixed the nucleotide 1, direction of numbering, position of the genes. After that everyone continued using the same map जो ये बना दिया गया। ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि किसी सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंड पॉइंट होगा। ये शुरुआत में when Sutcliffe published the complete sequence in 1978, he fixed nucleotide 1, direction of numbering, position of the genes. तो फिर उसी डायग्राम को हम आगे फॉलो करते आ रहे हैं। An important historical perspective. Bolivar and Rodriguez, when they developed it in 1977, at that time scientists they did not have CRISPR technique, PCR नहीं था, automated DNA synthesizers नहीं थे। ठीक है जी। तो उस समय तो बहुत ही चैलेंज रहा होगा। क्रिएटिंग दिस वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज, टाइम कंज्यूमिंग जर्नी, एंड ऑब्वियसली आई एम सॉरी, that will require so much of skill, patience, thousands of experiments.
you will have to isolate natural DNA fragments from different sources. You have to cut them with the restriction enzymes. You have to join those with DNA ligase. Then you have to screen thousands of bacterial colonies. Plasmid gaya hai, nahi gaya hai. Then you will have to map the restriction sites. And then you have to keep on repeating the process until you are successful. ठीक है जी, तो बहुत समय लगा होगा. So PBR322 कोई एक ही रात में नहीं बन गया था. It took many months of careful experimental work, dedication and scientific creativity. This is a perfect example of classical molecular biology at its best. है ना. इतने पुराने समय में कोई इस तरह की कोई टेक्निक्स तो थी नहीं, तो बड़ा ही एक मैनुअल लेबर उनको करना पड़ा इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को क्रिएट करने के लिए. Think of PBR322 not as a plasmid in which every restriction site was manually written into the DNA. ऐसा थोड़ी था कि कुछ लिखा हुआ है उसमें और वो दिख रहा है, ये मैनुअली आपने उसे कर दिया है, लिख दिया है. You have to think of it as a carefully assembled, it's a very carefully assembled mosaic of natural DNA fragments, right? So by selecting fragments that already contain useful restriction sites, and you have to occasionally modify those sites, you have to eliminate the unwanted sites, then the scientists are able to produce a plasmid which will have unique restriction sites positioned where they would be most useful for cloning, right? So this is an important concept. You don't have to think of the PBR like a plasmid in which the sites are manually written in the DNA. No. Another important and interesting historical fact. See, PBR322 is often regarded as the mother of modern cloning vectors. Wonderful. It became the gold standard cloning vector in late 1970s and 77 में तो बना, तो उसके बाद की बातें लगा लीजिए, और 1980s. It has now largely been replaced in routine cloning by PUC 18, Plasmid University of California 18 and Plasmid University of California 19. So this PBR322 एक पहला समय था जब भी बहुत ही इस्तेमाल होता था, एक रेवोल्यूशन था, लेकिन अब हमारे पास और भी प्लाज्मिड आ गए हैं. And it has now largely been replaced in routine cloning by PUC 18, PUC 19 and other modern vectors. Why? Because the modern vectors, they have a much better copy number, they have more multiple cloning sites, and they support blue-white screening using the LAC-Z gene. जिस ब्लू वाइट स्क्रीनिंग को मैं डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा आपको कि एक्स-गैल इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, जो कि कलर देता है अगर एंजाइम फंक्शनल है तो लैक-जी जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए कोड करता है, किस तरह से एक्स गैलिक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है, वो हम पढ़ेंगे आगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में. सो PBR322 laid the foundation for modern molecular cloning. Its principles continue to guide the biotechnology even today. So पहले ये मदर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर जो है, मदर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर तो चलो आज भी हम कहते हैं, लेकिन ये पहले बहुत इस्तेमाल होता था. अब हमारे पास और बेहतर चीजें आ गई हैं. हायर कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, जैसे PUC 18 की बात करें उसमें LAC-Z जीन है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में हेल्प करता है. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी रखा हुआ है. ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो पहचानना ही पड़ेगा ना, उसके लिए एम्पिसिलिन यूज करना पड़ेगा. LAC-Z जीन तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने में मदद करेगा. सो एवरी मॉडर्न प्लाज्मिड वेक्टर स्टिल फॉलोज द सेम डिजाइन फिलॉसफी, the design philosophy which was introduced by PBR322. Origin of replication होना चाहिए, selectable marker होना चाहिए, unique cloning site होनी चाहिए, stable maintenance in the host cell होनी चाहिए. तो अभी भी जितने वेक्टर्स भी हम डिजाइन करते हैं वो बेसिक फिलॉसफी सेम रखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं ना. एनसीईआरटी की कुछ लाइंस देखिए, इतना कुछ हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा. अब सुनो, एनसीईआरटी कहती है यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में थी, ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR322. ठीक बात है. द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बिकॉज आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब कर दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के, बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए. बट इट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट
by plating the transformant on ampicillin containing medium। ठीक है जी। सो टेट्रासाइक्लिन जीन खराब करा आपने, पर आप पहचानना चाहते हैं पहले तो कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुए या नहीं, तो एम्पिसिलिन वाले रेजिस्टेंस जीन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये चीज कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं पूरे वीडियो में मैं पहले। वही चीजें अब एनसीईआरटी की लाइनें आपको पढ़ा रहा हूं कि एनसीईआरटी ने बड़े ही सिंपल से तरीके से ये लाइनें लिख दी हैं और हमने उस चीज को डिटेल में पढ़ लिया। जो ट्रांसफॉर्मेंट एम्पिसिलिन मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं, द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, दे विल बी ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। पहले आपने पहचाना कि कौन से होस्ट बैक्टीरिया में प्लाज्मिड गया है, वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, अगर वो हुए हैं तो फिर वो जिंदा रहेंगे एम्पिसिलिन पर। ठीक है जी। अब आपने इनमें से पहचानना है कि कौन से रिकॉम्बिनेंट हैं और कौन से रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो उसके लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला प्रोसेस करने के बाद टेट्रासाइक्लिन वाला प्रोसेस करके देखेंगे। जो टेट्रासाइक्लिन पे जिंदा रह गए वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, जो जिंदा नहीं रहे वो रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि उनका टेट्रासाइक्लिन जीन खराब हुआ है। द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन, ठीक है, containing medium, but do not but they will not but not on the one which is containing tetracycline। ठीक है। But non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics। Simple। Last sentence। In this case, one antibiotic resistant gene is helping to select you the transformants। एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमने ले लिया ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पहचानने के लिए, मान लो एम्पिसिलिन वाला। दूसरा जीन की मदद से हम पहचान पा रहे हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं। वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड दैट इज हेल्पिंग यू टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग रहा पीबीआर 322। सो मोटे तौर पे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। फिर ट्रांसफॉर्मेंट में दो ऑप्शन है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ठीक है जी। चलिए, सो सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, यू शुड नो व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट एंड यू शुड नो व्हाट इज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट इज दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इन विच योर प्लाज्मिड हैज एंटर्ड, तो वो हुआ है ट्रांसफॉर्म, और जिसमें एंटर नहीं हुआ है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। देन व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। नॉन रिकॉम्बिनेंट एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है। बिकॉज हर बार प्लाज्मिड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर जाए, बिकॉज आप थाउजेंड्स लैक्स मिलियंस में ये लेकर के प्लाज्मिड ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सब में वो जीन घुस जाए ये जरूरी नहीं होता है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी, वहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।